हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन, आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की एक क्लास। और इस सेशन पर आज हम नया मॉड्यूल जो है, नया चैप्टर जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। सो ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर है ना? ऑडियो वीडियो सब एकदम ओके है? स्टार्ट करें सेशन। राहुल, रिंकू, दिनेश, अनुपा, विवेक, स्मृति, सुमन, आप सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना सब एकदम? चलिए बढ़िया, वेरी नाइस। तो हाँ, प्रीवियस सेशन में हम लोग जो पढ़ रहे थे, पहले उसका एमसीक्यू कुछ करना बचा हुआ था, वो कंप्लीट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, वो कंप्लीट करते हैं, फिर ये नया मॉड्यूल जो है उसमें एंटर कर जाएंगे तुरंत ही। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एमसीक्यू लेते हैं। जिस दौरान हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस बना रहे होंगे उस समय आप एक काम करिएगा कि कल का होमवर्क क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, है ना? होमवर्क क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? तो होमवर्क क्वेश्चन फिर मैं बोर्ड पर डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। चलिए तो एमसीक्यू से ही शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल, एसएससी 2017 का पेपर है ना? हिराग ज्योति, विनय, अनुपा, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को भी। चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से, है ना? मीनवाइल आप लोग जो है कल का जो असाइनमेंट क्वेश्चन था, जो होमवर्क क्वेश्चन था, वो सेंड कर दीजिएगा बस मुझे, ठीक है? तो असाइनमेंट क्वेश्चन को हम लोग फिर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से। असाइनमेंट क्वेश्चन किसी ने भेज दिया है मुझे लगता है। अच्छा नहीं, अभी तक नहीं आया है, ठीक है? भेज दीजिएगा आप लोग टाइम निकाल के, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, फॉर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू सेटिस्फाई द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन बिफोर एंड आफ्टर द सोर्स विच इज रिप्लेस्ड शुड बी। जिस सोर्स को रिप्लेस किया जाना है वो सोर्स क्या सोर्स होना चाहिए, ठीक है? पहला ऑप्शन बोलता है डिफरेंट, दूसरा ऑप्शन बोलता है सेम, सेकंड ऑप्शन बिफोर द सोर्स इज रिप्लेस्ड इज ग्रेटर देन आफ्टर द सोर्स इज रिप्लेस्ड, लास्ट ऑप्शन बोलता है कि बिफोर द सोर्स इज रिप्लेस्ड इज लेस देन आफ्टर द सोर्स इज रिप्लेस्ड, ठीक है? तो रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स जब हम ले रहे हैं तो सोर्स को रिप्लेस करने से पहले और सोर्स को रिप्लेस करने के बाद का जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, है ना? ये क्वेश्चन है पूरा। तो अब इसका आंसर बताइएगा। तारीख का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, अभिषेक वेरी गुड आफ्टरनून। दिनेश का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, रिंकू का आंसर है बी ऑप्शन, विनय का आंसर है बी ऑप्शन, विवेक बी ऑप्शन, अनुपा बी ऑप्शन, दिनेश सेम, साक्षी बी ऑप्शन, है ना? तो देखिए एकदम सिंपल सा थिंग था। क्वेश्चन का जो वर्डिंग है, जो स्टेटमेंट है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है आपको, कंफ्यूज करने के हिसाब से। तो बिल्कुल सिंपल सा थिंग है यार। देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम को कोई भी अगर सेटिस्फाई करता है, कोई भी नेटवर्क या कोई भी सर्किट जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलता है या सेटिस्फाई करता है, उस सर्किट में रेशियो ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स जो है, ये सोर्स इनिशियली जहां पे था उसके हिसाब से भी जैसा आएगा वही सेम रेशियो आएगा जब सोर्स को आपने इंटरचेंज कर दिया, है ना? जहां पे रिस्पॉन्स ले रहे थे वहां पे सोर्स को भेज दिया आपने और एक्साइटेशन को भेज दिया, और जहां एक्साइटेशन दे रहे थे वहां रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद भी इनका रेशियो एकदम इक्वल आना चाहिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसी बारे में बात करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, है ना? दिस इज द राइट आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट अगला सवाल, एक सर्किट दिया हुआ है, कंसीडर द सर्किट शोन बिलो एंड फाइंड वेदर द सर्किट सेटिस्फाइज द टेलिजेंस थ्योरम और नॉट। ये सर्किट दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि टेलिजेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्किट में मैग्नीट्यूड दिख रहा होगा, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, और वहां पर 10 वोल्ट की सप्लाई है। टेलिजेंस थ्योरम का बेसिक्स आपको पता है ना? बताता है कि नेट पावर डिसिपेटेड शुड बी इक्वल टू नेट पावर डिलीवर्ड, बोथ शुड बी इक्वल। तो यानी कि ये 10 वोल्ट का सोर्स जितना पावर भेज रहा है सर्किट में, एग्जैक्टली उतना ही डिलीवर मतलब डिसिपेट हो रहा है। पहला ऑप्शन बोलता है सेटिस्फाइड, सेकंड ऑप्शन से डज नॉट सेटिस्फाइज, लास्ट ऑप्शन जो सी ऑप्शन इट सेज कि सेटिस्फाइज पार्शियली, लास्ट ऑप्शन सेज कि सेटिस्फाइज ओनली फॉर सम एलिमेंट। क्या करें इसमें? राहुल ने लिखा नो, दिनेश ने लिखा यस, है ना? ए ऑप्शन सेटिस्फाइड, ठीक है। ऋतिक ने लिखा ए ऑप्शन, दिनेश ए ऑप्शन। राहुल कर रहा है, इसको सॉल्व करके देखें क्या? चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहले पावर डिलीवर्ड दिखाता हूं, नेट पावर डिलीवर्ड कैसे शो होगा? भाई देखिए टोटल करंट कितनी आ रही है यहां से, I इज इक्वल टू V बाई R, 4 and 1 5, 10 by 5 दैट इज इक्वल टू 2,
2 एम्पियर की करंट आ रही है तो पावर कितना हुआ, पावर इज इक्वल टू VI, दैट इज 10 into 2 विच इज इक्वल टू 20 वॉट्स। एक पार्ट कंप्लीट। अब अगला थिंग, पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, इसको समझते हैं। करंट कितने की आ रही है, 2 एम्पियर की, है ना, करंट कितने की आ रही है, 2 एम्पियर की, तो यहां का पावर कैसे होगा, I स्क्वायर इंटू आर, 2 into 2 4 into 4 दैट इज 16 वॉट्स। यहां का पावर कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 1 यानी 4 वॉट्स। दोनों को आप सम कर दीजिए, नेट पावर डिसिपेटेड इज 20 वॉट्स। यस, इट सेटिस्फाइज द टेलिजेंस थ्योरम, कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अनुपा, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली आप फटाफट से 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा ना, उसमें मोस्टली सारी चीजें राउंड फिगर में ही ऐसे ही आने वाली हैं। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएससी जेईई 2015 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, while considering the reciprocity theorem we consider the ratio of response to excitation as a ratio of, जो हम रेशियो लेते हैं, शायद पढ़ने के समय मैंने ये वाला पॉइंट बताया था, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड, अभिषेक, है ना, सही है। फिर नयन का भी आ गया ए ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिएगा, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको समय नहीं लगना चाहिए ज्यादा, पूरा कंसेप्ट पता है आपको। तो लिखा हुआ है while considering the reciprocity theorem we consider the ratio of response to excitation as, ए ऑप्शन बोलता है वोल्टेज टू वोल्टेज, सेकंड ऑप्शन सेज कि करंट टू करंट, थर्ड ऑप्शन सेज वोल्टेज टू करंट एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इसमें, सी ऑप्शन आ रहा है, रिंकू का आंसर सबसे पहले आया। अच्छा, राहुल ने लिखा सर मैंने वोल्टेज सोर्स को शायद करंट सोर्स समझा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था आपने, कमेंट ऊपर चला गया, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन दिनेश ने लिखा, विनय सी ऑप्शन, राहुल सी ऑप्शन, दिनेश वोल्टेज टू करंट, सुमन ने लिखा सी ऑप्शन, ठीक है, नयन सी ऑप्शन, ऋतिक डी ऑप्शन और मनीष ने लिखा सी ऑप्शन। चलिए एक बात का ध्यान दीजिएगा, while considering the reciprocity theorem we consider the ratio of response to excitation। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, we consider the ratio of, कैसा लिखा हुआ है, response to excitation। ये सही है या एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स सही है, ये बात समझिएगा एक बार। इस क्वेश्चन का आप लोग ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, बट फिर भी एक बार चेक करिए, ठीक है। दीप्ति, यस, आपका कमेंट जस्ट अभी शो हो रहा है, जस्ट अभी ये वाला कमेंट आपका दिख रहा है ना। यहां पे 2 बातें है ना, जो मैंने लिखा हुआ है दोनों से वैल्यू अलग आएगी ना, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन या एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स। सही क्या है दोनों में से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से। पहले तो इसको फिगर आउट करना है, फिर इसमें आएंगे। देखिए एक चीज तो एकदम तय है कि वोल्टेज टू वोल्टेज भी नहीं होता है, करंट टू करंट भी नहीं होता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि सी सही होगा या डी सही होगा, ए और बी तो कभी सही होंगे नहीं इस सवाल के, इस गिवन ऑप्शन के हिसाब से। अब बोथ कर सकते हैं लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। विवेक ने लिखा एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स इज राइट ना। देखिए रेशियो जो हम निकालते हैं ना, दैट इज एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स। कर तो दोनों सकते हैं हम, अगर पहले केस में रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन निकाले तो अगले केस में भी, मतलब सोर्सेस की जगह को इंटरचेंज करने के बाद फिर से हम यही करेंगे तो रेशियो सेम आएगा, नो डाउट, एकदम मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई। लेकिन असली बात तो ये होती है कि रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स लिखना ज्यादा करेक्ट है। रेशियो ऑफ एक्साइटेशन, क्योंकि पहले रिस्पॉन्स थोड़ी ना आएगा, पहले तो एक्साइटेशन हुआ ना, आपने एक्साइटेशन प्रोवाइड किया और उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स, तो एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक। तो राहुल ने लिखा सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन है, विनय ने लिखा डी ऑप्शन, मनीष डी ऑप्शन, ऋषभ डी ऑप्शन, साक्षी बी ऑप्शन और ऋषभ ने पहले ए ऑप्शन लिखा था। ए ऑप्शन तो नहीं, ये नहीं होगा। सो वी कंसिडर द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। चलिए, तो मैथमेटिकली मैं ये बोलता हूं कि ये दोनों ही केसेस अगर आप यूज करेंगे तो आपके रेसिप्रोसिटी में ये दोनों ही वेरीफाई हो सकते हैं, दोनों ही वैलिड हो सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन भी आप निकालेंगे सोर्स की जगह को इंटरचेंज करने के बाद, तो प्रीवियस केस के हिसाब से वो इक्वल ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ऑर्डर में यहां दिया हुआ उस ऑर्डर को समझिएगा। यहां पे लिखा है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, तो रिस्पॉन्स हम देते हैं करंट के फॉर्म में,
और एक्साइटेशन हम लेते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। एक्साइटेशन किस फॉर्म में लेते हैं? वोल्टेज के फॉर्म में। तो पहले क्या होना चाहिए? देखिए जो लिखा हुआ है वोल्टेज टू करंट, दैट रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स। भाई वोल्टेज को हम एक्साइटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट जो होता है उसका रिस्पॉन्स होता है। बट क्वेश्चन में जो पूछा है दैट इज रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, तो साफ लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। क्या ये दोनों इक्वल रहेंगे? क्या इसको इक्वल बोलना सही है कि गलत है? आप बताइए सोच के। ठीक है, हाँ साक्षी ने लिखा कि सर मेरा भी ऑप्शन जो आप लिखे वो है ना, बी ऑप्शन। अच्छा उसके लिए ठीक है। अब बताइए ये इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन में लगाऊं तो सही होगा क्या? कैसे सही हो सकता है? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? एक्साइटेशन मान लीजिए 200 वोल्ट्स का है, ठीक है, और रिस्पॉन्स आ गया 3 एम्पियर का करंट, ठीक। तो क्या ये 3/200 के बराबर होगा क्या? उल्टा करने से कभी नहीं होगा ना, कैसे बराबर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, गलत है ना, नॉट इक्वल है ना, ऐसे नहीं है ना, दैट इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल सही दिनेश, है ना। मैथमेटिकली आप देखें तो इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, बट जो साफ यहाँ पे मेंशन्ड है उस हिसाब से उस सीक्वेंस में नहीं लिखा है ना। देखिए वोल्टेज टू करंट, तो वोल्टेज टू करंट ये बनता है, और पूछा जो है वो करंट टू वोल्टेज पूछा है, तो दोनों इक्वल थोड़ी ना हो सकते हैं, है ना। एज वी कंसिडर द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन एज अ रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज होता, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन या नन ऑफ दीज को हमको टिक करना चाहिए। इस हिसाब से इस आंसर को हमको टिक करना चाहिए, ठीक है। तो माइंड में थोड़ा सा डाउट जरूर हो सकता है। हाँ, डी ऑप्शन सबसे पहले शायद ऋतिक का ही था ना, सही आंसर है, बिल्कुल सही है। नयन ने लिखा गलत है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक होता है, सेम है, सब कुछ सेम है। नॉर्मली हम जो निकालते हैं वो यही निकालते हैं, वोल्टेज टू करंट का ही निकालते हैं, लेकिन वो पूछा उल्टा है, सवाल में आपसे पूछा ही उल्टा है कि रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो क्या होगा, तो दैट इज डिफरेंट। उसको इसके बराबर कंसिडर कर ही नहीं सकते हम लोग, है ना। अगर करंट टू वोल्टेज होता तो सही होता मनीष, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मिलमैन्स थ्योरम, इफ देयर आर n करंट सोर्सेज विथ n इंटरनल कंडक्टेंसेज रेस्पेक्टिवली आर इन सीरीज, देन दीज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय यूपीपीसीएल जेई 2017। दुर्गानंद, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। यूपीपीसीएल जेई 2017 का क्वेश्चन, ठीक है अभिषेक, यस, है ना। चलिए अब तब तक आप इस क्वेश्चन का सब फटाफट से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन आया है दिनेश की तरफ से डी ऑप्शन, डी आंसर। दूसरा ऑप्शन आया है अनुपा की तरफ से सी, फिर दिनेश ने लिखा है डी ऑप्शन, राहुल ने लिखा है डी ऑप्शन, लेकिन रिंकू ने लिखा है सी ऑप्शन, वीरेन ने लिखा है सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द मिलमैन्स थ्योरम, इफ देयर आर n करंट सोर्सेस विथ n इंटरनल कंडक्टेंसेस रेस्पेक्टिवली एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन दीज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय। अनुपा ने लिखा डी ही होगा सर। जितेन, वेरी गुड इवनिंग डियर। मनीष ने लिखा डी ऑप्शन, तारिक डी ऑप्शन, अभिषेक ए ऑप्शन। थोड़ा अलग फॉर्म में पूछा आपसे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग फॉर्म में पूछा है सवाल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ करंट सोर्सेज, मिलमैन्स थ्योरम याद करिए, जिसमें कि हम वोल्टेज सोर्सेज का इक्विवेलेंट के फॉर्म में पढ़ते थे, है ना, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर के बेसिस पर देखा करते थे कि उस पर अप्लाई होता है मिलमैन्स थ्योरम, उस पर कैसे एप्लीकेबल है। तो अगर सपोज करिए कि इफ वी हैव n नंबर ऑफ करंट सोर्सेज, चलिए ठीक है, n नंबर ऑफ करंट सोर्सेज ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, विथ n इंटरनल कंडक्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस से शो कर सकता हूं मैं इसको ऐसा। आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज, देन दीज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय। अगर ये सब आपस में सीरीज में जुड़े होते तो इनको किससे रिप्लेस कर सकते थे, मतलब ऐसा कुछ बता रहा है आपको। देखिए
सर्किट समझिएगा ध्यान से। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा केस दिया हुआ है, ये कनेक्शन है। अगर ऐसा सर्किट है, ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक, कंडक्टेंस बोला मतलब पैरेलल में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल कंडक्टेंस, ठीक, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? तो भाई इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ, इसका सीधे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, और इसको ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं रिप्लेस। इस सेक्शन को जब सोर्स ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, इस सेक्शन को सोर्स ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये इसका रिप्लेसमेंट बनता है। जरा ऑप्शन में से देखते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या। पहला ऑप्शन बोलता है सिंगल वोल्टेज सोर्स V डैश इन पैरेलल विद G, सिंगल वोल्टेज सोर्स V डैश इन पैरेलल विद कंडक्टेंस। आप सभी को पता है कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन से इसकी सिंगल वोल्टेज सोर्स V इन पैरेलल विद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के साथ पैरेलल में, ठीक है। सिंगल करंट सोर्स I इन सीरीज विद G। थर्ड ऑप्शन सिंगल करंट सोर्स I इन पैरेलल विद G, सिंगल करंट सोर्स I इन पैरेलल विद कंडक्टेंस, समझिएगा। और लास्ट ऑप्शन बोलता है सिंगल वोल्टेज सोर्स V इन सीरीज विद G, सिंगल वोल्टेज सोर्स V इन सीरीज विथ R है, इन सीरीज विथ R है। अब सही ऑप्शन सोच के बताइएगा जल्दी से। विनय ने लिखा कि डी ऑप्शन सर। किसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं वो समझना जरूरी है। जब बोलता है कि कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस हम शो करते हैं एज 1/R। तो अगर मैं बोलूं कि ये वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ सीरीज में कंडक्टेंस लगा है, तो कैसा लगा होगा सोचिए। वो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कंडक्टेंस ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, या पैरेलल कंडक्टेंस ऐसा दिखेगा, बताइए। पैरेलल होगा ना, बिल्कुल सही। तो करेक्ट ऑप्शन दिनेश ने लिखा ए ऑप्शन सर, है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा, ये अच्छे से सोच के आंसर करिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा इस सवाल में, है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया से आंसर करने वाला सवाल है। विवेक का आंसर क्या आ रहा है? ए ऑप्शन। चलिए ए ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। लिखा है सिंगल वोल्टेज सोर्स V इन पैरेलल विद G। तो सिंगल वोल्टेज सोर्स V इन पैरेलल विद G, तो पैरेलल में क्या चीज 1/R, तो मतलब वो सीरीज में R हो सकता है क्या? पॉसिबल है। देखिए अगर कंडक्टेंस किसी के साथ पैरेलल में लगा होगा तो मतलब वो उस एलिमेंट के साथ सीरीज में आ जाएगा, पॉसिबल है। तो आप ना ये चारों कंडीशंस को सर्किट फॉर्म में ड्रॉ करके देखिए एक बार, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अब कुछ आंसर आ रहा है अभी ए ऑप्शन का। रिंकू ने लिखा ए ऑप्शन, राहुल ने लिखा ए ऑप्शन, दीप्ति ने लिखा ए ऑप्शन, विवेक का आंसर आया ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए मस्त से टाइम लीजिए, थोड़ा सा कंडक्टेंस का फिनोमेना भी आपको पता है और रेजिस्टेंस का भी पता है ना। बस चीजें आपको थोड़ा सा बदल के दे दिया, आपको कंडक्टेंस के फॉर्म में चीजों को बता दिया है। तो थोड़ा सोच के आंसर करिएगा कि ए सही है या डी सही है। स्मृति का आंसर आ गया ए ऑप्शन, अनुपा का आंसर आ गया ए ऑप्शन। सिंगल वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल विथ कंडक्टेंस, इन पैरेलल विथ, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, इन पैरेलल विथ G, और G क्या है? दिस इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R के साथ पैरेलल में, 1/R के साथ पैरेलल में ऐसा बोल रहे है ना। सो एनीथिंग इन पैरेलल विथ 1/R, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप सोच सकते हैं। दुर्गानंद का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। चलिए बी को भी चेक कर लेते हैं। अ सिंगल करंट सोर्स I इन सीरीज विथ G, एक सिंगल करंट सोर्स I इन सीरीज विथ G, दैट इज इक्वल टू 1/R। तो मतलब इसको ऐसा रिप्लेस किया जा सकता है। ये तो वही चीज है जो शुरू में था, ये वाला। इसी सर्किट को बता दिया कि इसी सर्किट को ऐसा शो कर सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, पॉसिबल है, एक ही है ना, सेम है।
नयन का आंसर डी। राहुल ने लिखा कि ए इज श्योरली राइट सर। ठीक है, ऋतिक का आंसर सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, तो सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, सी ऑप्शन ही बचा हुआ था। तो सिंगल करंट सोर्स आई इन पैरेलल विद जी, तो सिंगल करंट सोर्स आई और इसके साथ पैरेलल में है जी। जी मतलब 1/r, ऐसा। जी मतलब 1/r, दैट मीन्स ये करंट सोर्स और इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस। पैरेलल में जी है मतलब सीरीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये चारों ऑप्शन का सर्किट डायग्राम आपकी कॉपी में बनना चाहिए, तब फिर सही आंसर आएगा, है ना? तब फिर सही आंसर आएगा। इसमें टाइम चाहिए तो सोचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस फोर्थ क्वेश्चन को आप आराम से सोचिए, सोच के आंसर करिएगा। ठीक है, इसको आप आराम से थिंक करिए, इसका सर्किट डायग्राम वगैरह आप ड्रॉ कर लीजिए। इसका आंसर मैं नहीं दिखाता हूं, ठीक है? इसका आंसर मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, हटा देते हैं। ठीक, इसका आंसर मैं नहीं दिखा रहा हूं, है ना? आपको नोट करना है तो बताइए, इस क्वेश्चन को मैं नोट करने का टाइम दे देता हूं आपको। इस क्वेश्चन को आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बट इसका आंसर आप अगली क्लास में बताएंगे तो चल जाएगा। लेकिन पहले खुद से सोचिए सर्किट ड्रॉ कर करके, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। विवेक ने लिखा ए ही होगा सर। राहुल ने लिखा 2 ऑप्शन सही है। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है कि मल्टीपल ऑप्शन सही हो जाए। ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसको जरूर से आप लोग सोच के आंसर करिएगा। ठीक है, मैंने लगभग सबका सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, बट आप लोग फेयर में एक बार फिर से अच्छे से ड्रॉ करके बताइएगा। ठीक है, सबका सर्किट डायग्राम फेयर में बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तब तक, है ना? ये सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, for Telegen's theorem to satisfy the algebraic sum of the power delivered by the source is dash then the power absorbed by or elements। टेलीजेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, सोर्स ने जो पावर डिलीवर किया है उन पावर्स का अल्जेब्रिक सम शुड बी डैश देन द पावर एब्जॉर्ब बाय ऑल द एलिमेंट्स। बाकी सारे एलिमेंट्स जो पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए? ये तो सीधा आंसर दिखता है इसमें, मुझे लगता है इक्वल, है ना? इसमें तो सीधा आंसर दिखता है कि इक्वल होना चाहिए सर। ठीक है, एकदम राइट आंसर है आप लोगों का, सी ऑप्शन चल रहा है ना? अनुपा ठीक है, बिल्कुल सही, इक्वल होना चाहिए। ऋतिक सी ऑप्शन, अभिषेक, रिंकू, दुर्गानंद बिल्कुल सही, दीप्ति बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। टेलीजेंस थ्योरम अभी जस्ट इसका एक क्वेश्चन बनाए, तो चलिए डिस्कस करने की नीड नहीं है, एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। छठवां सवाल लिखा हुआ है टेलीजेंस थ्योरम इज वैलिड फॉर डैश नेटवर्क। टेलीजेंस थ्योरम इज वैलिड फॉर डैश नेटवर्क्स। ऐसा लिमिटेशन के फॉर्म में भी पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन, है ना? ऐसा लिमिटेशन के फॉर्म में भी पूछेगा, इसलिए हर थ्योरम का थ्योरेटिकल पार्ट भी हमको अच्छे से आना चाहिए, खासतौर पे इन आखिरी के 4 थ्योरम्स का। सो टेलीजेंस थ्योरम किस पे वैलिड है, किस टाइप के नेटवर्क पे? पहला ऑप्शन बोलता है कि लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन से इसके पैसिव या एक्टिव नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन इज टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क, और आखिरी ऑप्शन बोलता है कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्या सही है? दीप्ति ने लिखा ए ऑप्शन, मनीष ने लिखा डी ऑप्शन, राहुल डी ऑप्शन, दिनेश डी ऑप्शन, जितेंद्र सी ऑप्शन, अभिषेक डी ऑप्शन, रिंकू बी ऑप्शन, पैसिव या एक्टिव, ऋतिक डी ऑप्शन, अनुपा सी ऑप्शन, है ना? दीप्ति ठीक है, डी ऑप्शन लिखा आपने, विवेक सी ऑप्शन, साक्षी डी ऑप्शन। इसमें तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। टेलीजेंस थ्योरम की बात कर रहे थे हम लोग, याद कीजिए टेलीजेंस थ्योरम जो था वो अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर के फॉर्म में हम बात किए थे जिसके बारे में, तो इसके बारे में यही पढ़ा हुआ था कि लम्प्ड नेटवर्क होना जरूरी है, बाकी फिर कैसा भी नेटवर्क हो उस पर चल जाएगा, जैसा भी नेटवर्क हो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है ना? चाहे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बायलैटरल, जो भी चीज हो सब पे एप्लीकेबल होता है। एज लॉन्ग एज द नेटवर्क इज लम्प्ड इन नेचर, तब तक सब पे लगाया जा सकता है। इसमें तो डी ऑप्शन ही सही आंसर है, डी ऑप्शन इज राइट, है ना? इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। हिराग ज्योति का भी आ गया डी ऑप्शन, मनीष का भी आ गया, अनुपा का भी आ गया, ठीक है। नयन डी ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया। और किसका आंसर है? स्वाति का आंसर आ गया, स्मृति का आ गया डी आंसर, है ना? दुर्गानंद का भी आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 6 का आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द मिलमैन्स थ्योरम इफ देयर आर n वोल्टेज सोर्सेज विद n इंटरनल रेजिस्टेंसेज रिस्पेक्टिवली आर इन पैरेलल, then the value of equivalent voltage source is,
देखिए मिलमेंस में ऐसा इक्वेशन के साथ खेलता है, फॉर्मूला उसका इतना बड़ा जो आपने पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मूले के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा और कंफ्यूज करेगा। अच्छा नॉन लीनियर वाले में ट्रैप हो गए, ओके ओके ओके। अभिषेक यस, ओनली यही थ्योरम है जो सब पे एप्लीकेबल होता है ना, सुपरमैन है सब थ्योरम्स का, ये सुपरमैन है, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं मिलमेंस थ्योरम के बारे में आप कितना याद है आपको, देखें जरा इस क्वेश्चन से वेरीफाई करके। तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द मिलमेंस थ्योरम इफ देयर आर n वोल्टेज सोर्सेज विद n इंटरनल रेजिस्टेंसेस रेस्पेक्टिवली आर इन पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इज, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेज में से किस फॉर्मूले से निकालेंगे, सही क्या है इस पे, सही क्या है? अच्छा ऋतिक मिस्टेक से सेंड हुआ था, तब ठीक है तब ठीक है। राहुल का आंसर है सी ऑप्शन, नयन सी ऑप्शन, दीप्ति सी ऑप्शन, दिनेश सी ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, मनीष सी ऑप्शन, साक्षी सी ऑप्शन, विवेक सी ऑप्शन आ रहा है, अनुपा सी ऑप्शन। देखें जरा अल्जेब्रिक सम ऑफ ई आई इंटू जी आई, ठीक है वो दिख रहा है, डिवाइडेड बाय अल्जेब्रिक सम ऑफ जी आई, सी ऑप्शन एकदम सही है, एकदम सही है सी ऑप्शन जो आप लोग लिख रहे हैं, दैट इज राइट। तारिक का भी आ गया, दुर्गानंद का भी आ गया, अनुपा बिल्कुल सही। बाकियों में क्या है देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, वी आई जी आई, ठीक है सही लिखा हुआ है, लेकिन डिवाइडेड बाय जी आई तो है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ई आई जी आई सब जगह दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जी आई, तो दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू आर, तो वो तो रॉन्ग है। और डी ऑप्शन में क्या लिखता है, वी आई अपॉन जी आई डिवाइडेड बाय जी आई, ना ये भी रॉन्ग है, दिस इज द राइट आंसर, ये सही आंसर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है विदाउट एनी डाउट। तो चलिए मतलब आपको याद है मिलमेंस थ्योरम बढ़िया से, है ना, उसका ध्यान है आपको बढ़िया से। उत्तराखंड जेई 2019 के एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट चलिए इसको मैं रीराइट कर देता हूं एक बार। फाइंड द करंट यूजिंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो यूजिंग द मिलमेंस थ्योरम। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करके ना बताइएगा कि कितना आ रहा है। सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 3 ओम का सेक्शन, ये 5 ओम का सेक्शन है, ये प्लस माइनस 20 वोल्ट्स। तो आपको बोलता है कि मिलमेंस थ्योरम का यूज करिए और बताइए कि कितनी करंट जाएगी थ्रू 3 ओम का सेक्शन। तो यार एमसीक्यू सवाल में कोई भी थ्योरम चाहो तो आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आना है ना, आंसर तो वही आना है। एमसीक्यू में किसको पता चल रहा है कि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बना रहे हैं या केवीएल केसीएल से बना रहे हैं, मिलमेंस से बना रहे हैं, किसी को नहीं पता, आपकी चॉइस है, आप जिससे चाहे बनाइए। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उतना, खैर ठीक है चलिए देखते हैं। तो फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम सेक्शन, अगर मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो यहाँ पे वहां पे 4 एम्पियर की करंट दिखेगी और यहाँ पे 5 एम्पियर्स की करंट दिखेगी, 2 5 10, ठीक है। तो 5 and 4 दोनों मिलके हो जाएंगे टोटल 9 एम्पियर की करंट, और 9 एम्पियर की करंट पैरेलल में हो गया 2 3 5। तो सर्किट कैसा बचेगा दिखेगा पता है, 9 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है, 2 3 और 5 में डिवाइड हो रही है, यानी कि 1/2 1/3 1/5 है ना, 3 5 15, 15 into 2 दैट इज 30, 30 आ गया एलसीएम में, 2 15 जा, तो पहले केस में मेरे पास 15 यूनिट का डिवीजन है, ठीक है। दूसरे केस में 3 5 15 तो 5 यूनिट्स, और आखिरी केस में 5 3 15, सो 3 यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मतलब टोटल मेरे पास 23 यूनिट्स में डिवाइडेड है 9 एम्पियर, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 9/23 एम्पियर ऐसा, और मैं इसको 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो 45/23 एम्पियर होना चाहिए करेक्ट आंसर, है ना, 45/23। अब देखते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभिषेक का आ रहा है 2.90 एम्प्स, रिंकू का आ रहा है 27/23,
ठीक है, ऋतिक का आ रहा है 90/31, दुर्गानंद का आ रहा है 2.90 एम्प्स, मनीष का आ रहा है 2.90 एम्प्स। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। स्मृति का आ रहा है 4.3। चलिए अब ऑप्शन दिखाते हैं जरा, लगभग सभी का सॉल्व हो गया। अब ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन इज 2, लास्ट ऑप्शन इज 1। 4 3 2 1। अप्रोक्सीमेट भी आ रहा होगा तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट भी किसी के आसपास की वैल्यू आ रही होगी तो राउंड ऑफ किया जा सकता है। विवेक ने लिखा बी ऑप्शन, मनीष बी ऑप्शन, विनय बी ऑप्शन, दिनेश सी ऑप्शन। देखिए डायरेक्ट है। अच्छा 3 ओम को लेना है ना हमें, नयन ने लिखा कि सर हमें 3 ओम को लेना है। देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 5, 20 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 एम्पियर। 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, और यहां पर 5 और 4 है, सॉरी 5 और 20 है, तो इनके कॉम्बिनेशन से आपका आ जाएगा, ये देखिए 5 तो यहां पर है ही है, और यहां पर आ गया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। ऐसा दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 and 5 9 एम्पियर यहां से आएगा। ठीक है, 2 3 5 ऐसा। करंट कहां पूछा है, यहां पर पूछा आपको करंट की वैल्यू, है ना। फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। ठीक, 10 वोल्ट को 40 वोल्ट ले लिए। अरे यार ऐसा कैसे हो गया, वो दिख नहीं रहा है एक्चुअल में वैल्यू, इसलिए ना, है ना। मैं इसको ओवरराइट कर देता हूं एक बार और अच्छे से, ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए, तो बस अब इसको सॉल्व करना था, इसमें से आपको आई डैश फाइंड करना था, और क्या। बस इसमें से आपको आई डैश केवल तो फाइंड करना था। तो आप या तो रेशियो से फाइंड कर लीजिए, सीडीआर से। सीडीआर से फाइंड करना होगा तो 5 और 2 पैरेलल कर देंगे। 5 × 2 अपॉन 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 10/7। 5 2 10, 5 + 2 7। ठीक है, 10/7 एक तरफ है और इधर 3 है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इट शुड बी आई डैश इक्वल टू 9 × 10/7, 9 × 10/7 होल डिवाइडेड बाय 10/7 + 3, ऐसा। इससे जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो दिस इज 90/7 × 7 3 21 और 10 31, 7/31। दिस वैल्यू इज 90 डिवाइडेड बाय 31। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर है। ऑप्शन बी होगा अप्रोक्स में वही है ना। ऑप्शन डी 1.5 आ रहा है सर। पूरा सॉल्व करके देखिए अच्छे से, एक बार दीप्ति, एक बार अच्छे से पूरा सॉल्व करके देखिए। दुर्गानंद का कितना आ गया, बी ऑप्शन आ रहा है। अप्रोक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शायद लिखा नहीं है, वैसे नहीं भी लिखा रहता है कई जगह पे, बट अप्रोक्स के आसपास आंसर आता है। सो 90/31, दिस वैल्यू इज 90 डिवाइड बाई 31। 2.903 तो आ रहा है। केसीएल से भी बन गया राहुल का, ठीक है। सुपरपोजिशन से भी बढ़िया। 2.903 के अप्रोक्स आएगा इसका आंसर। 2.903 के अप्रोक्स। 2.9 बोलने का मतलब है 3 बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना, नियरली 3। सीडीआर से ही बनाया आपने, बढ़िया, वेरी नाइस। अभिषेक का कितना है, 90/31, 2.90 एम्स, ठीक है। दिनेश का भी 2.90, ठीक है। तारीख का भी आ गया, करेक्ट आंसर है, दिस इज राइट। ऐसा अप्रोक्स में ही आएगा। चलिए इसको हटाते हैं फिर। एपीडीसीएल जेई 2017 का पेपर था ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। check for the reciprocity theorem. To check for the reciprocity theorem, we consider dash of response to excitation. We consider dash of response to excitation. Ratio. This is ratio. इसमें तो डाउट ही नहीं है। एडिशन, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, इसकी जरूरत ही नहीं। बहुत ही सिंपल छोटा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। हाँ नयन, तो प्रॉपर एकदम अच्छे से कैलकुलेशन देखिएगा, है ना। हड़बड़ी में हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट गया होगा, तो मेजरली आप अच्छे से जब सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो 90/31 आएगा। 90/31 इज द राइट आंसर, वही होगा करेक्ट आंसर। तो इसका तो ये ऑप्शन ठीक है, इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए एक सर्किट का क्वेश्चन और आया हुआ है।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब आप ही को सॉल्व करना है पूरा। 20 वोल्ट का सोर्स है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, 2 ओम, 2 ओम, दिस वन इज 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये पूरा सेक्शन, ये सर्किट बनी हुई है, वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दिया, लिखा हुआ है चेक इफ द फॉलोइंग सर्किट सेटिस्फाइज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम और नॉट। ये सर्किट रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये बताना है आपको। बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि पैसिव नेटवर्क है इस सोर्स को छोड़ के बाकी सब कुछ, हाँ इस सोर्स को छोड़ दिया जाए तो ये सब पूरा पैसिव नेटवर्क को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स कहां पे देख रहे हैं हम लोग, सर्किट के दूसरे एंड पे। सॉल्व करते हैं, चलिए सभी लोग सॉल्व करके देखिए इसको, रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी देखते हैं। तो इसको बोर्ड पे लेके चलता हूं, ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये आ गया बोर्ड पर, अब इसको चेक करें कि रेसिप्रोसिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए जल्दी से पहले आप लोग करिए। विवेक ने लिखा लास्ट वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम्स, ये वाला ना 2 ओम्स का है। दुर्गानंद ने लिखा कि यस सर करता है। राहुल ने भी लिखा कि यस, पक्का आप लोग सॉल्व करके ही बता रहे हो ना, बढ़िया 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 राहुल, वेरी नाइस। चलिए तो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो पैसिव नेटवर्क है, एक सिंगल एक्साइटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डैम श्योर है कि रेसिप्रोसिटी को जरूर से सेटिस्फाई करेगा। भाई रेसिप्रोसिटी को नहीं सेटिस्फाई करने वाला है ही क्या इसके अंदर, सिंपल सा लॉजिक है, ना भी सॉल्व करें ना तो भी सेटिस्फाई करेगा, ये हमको दिखता है। ऑलरेडी पैसिव नेटवर्क है, एक सिंगल सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है, वो जो सोर्स है वो खुद इंडिपेंडेंट सोर्स है, कोई डिपेंडेंट सोर्स तो है नहीं, तो इसका मतलब 100% ही सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर एग्जाम में टाइम कम बचा और ऐसा सवाल आ जाए ना, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सीधे आप राइट टिक मारो और ओके, बस इतना चेक करें ना कि सर्किट कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, मतलब कहीं से ऐसा तो नहीं है कि डिस्कनेक्टेड है कोई ब्रांच और वहां पे आपको एक्साइटेशन का रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो यहाँ पे रिस्पॉन्स पूछ रहा होता और यहाँ से सर्किट को ओपन छोड़ देता, है ना, सो दैट इज द केस। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। रेशियो कितना आया, अनुपा का आया 3.5, बढ़िया। रिंकू सेटिस्फाइज, ठीक है। तो अगर यहां से मैं सॉल्व करूं, आई डैश की वैल्यू, आई डैश कहां पे मैं बोल रहा हूं, इस जगह पे, यहां पे, तो वहां अगर करंट हम निकालने जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बिकम 10, ये बनेगा 10 एम्पियर का सोर्स, 2 3, फिर ये वाला 2, फिर ये 2 और इधर एक और 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 ओम, ये 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम और ये नया 2 ओम, ये वाला आई डैश। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, और कुछ नहीं। तो 2 और 3 को आप पैरेलल कर दिए, फिर इसको सॉल्व किए, वोल्टेज सोर्स बनाया, फिर उसको सीरीज किए 2 के साथ, फिर पैरेलल कर दिए, ऐसा करते करते आप आखिरी में आएंगे, आई डैश फाइंड करेंगे आप लास्ट में, ठीक। इससे जो आई डैश आएगा फिर आप V बाई आर करके इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे V बाई आई के फॉर्म में, ठीक, वोल्टेज अपॉन इसका जो रिस्पॉन्स होगा आई डैश वो। सेकंड केस में आप क्या करेंगे कि सोर्स को इस तरफ लगाएंगे इस बार, है ना, तो ये जो 2 ओम है ये ऐसे ही रहेगा, दिस 3 ओम विल बी हियर, ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम। बस एक चीज होगा कि इस 2 ओम के नीचे इस बार एक्साइटेशन लगेगा यहां पर, ये आपका सेकंड सर्किट रहेगा और वोल्टेज तो इतना ही रहेगा 20 वोल्ट्स, ये 2 ओम। इस बार रिस्पॉन्स आई डैश यहां पर देखना होगा आपको, इसकी वजह से करंट इस तरफ देखना होगा हमको, ठीक है। फिर पूरा स्टेप इस तरफ कंस्टिट्यूट होगा और लास्ट में इसका जो रेशियो निकालेंगे पिछले वाले के बराबर आना चाहिए, यही था। राहुल, अच्छा तो न्यूमेरिकल मस्त प्रैक्टिस करना है राहुल, है ना, न्यूमेरिकल मस्त प्रैक्टिस करना है हमको, क्वेश्चन बना बना के देखना है, जितना हो सके ना सॉल्व करो। देखो भले इसमें भी हमको पता है कि सर्किट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो रेसिप्रोसिटी के अगेंस्ट जाए या वायोलेट करती है उसके नियम को, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, तो ये तो 100% सेटिस्फाई करना है। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूमेरिकल बनाने में हमको दिक्कत जाती है तो करें प्रैक्टिस, बनाएं इसके क्वेश्चन को, क्योंकि इसका रिजल्ट तो पता ही है ना, इसका रिजल्ट तो पता है। अब उससे क्या होगा, आप जब सॉल्व करोगे तो आपका खुद का ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद वेरीफाई हो जाएगा कि अच्छा मैंने सही सॉल्व किया होगा तो रेशियो इससे बराबर आएगी, गलत सॉल्व किया होगा तो रेशियो नहीं आएगी बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बना लेना चाहिए और सॉल्व करके देखते जाइए।
तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका हेड ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में और अच्छा क्लियर हो जाएगा और मस्त टाइप का हो जाएगा, है ना। सभी को, इनफैक्ट सिर्फ राहुल के लिए नहीं है, ये सबके लिए, कि हम सबकी प्रैक्टिस अगर न्यूमेरिकल बनाने में कम है तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाइए आप जिसमें वेरीफाई करके आपका आंसर आना है। ऐसे क्वेश्चंस को तो ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड है या नहीं है? भाई एमसीक्यू में अगर आ गया तो नीड नहीं है। आपको क्या चेक करना होगा, स्मार्टली काम करिएगा। जब ऐसा सवाल एमसीक्यू में आता है ना, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है वहां पे ना, उतना टाइम ही नहीं है सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि रेसिप्रोसिटी के नियम के हिसाब से कुछ वायोलेट करने वाली चीज तो नहीं है इसमें, कहीं डिपेंडेंट सोर्स तो नहीं लगा है, सर्किट ओपन तो नहीं है जहां पर रिस्पॉन्स पूछ रहा है, कोई डायोड वगैरह तो नहीं लगा है बीच में। ये सब पूरा चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ ओके है, या मान लीजिए मल्टीपल सोर्स से तो एक्साइटेशन नहीं दिया जा रहा है, ये सब चेक करने के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब सर्किट सेटिस्फाइज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। जस्ट उसके स्टडी से ही आप चीजें बता सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया ये वाला सॉल्व, चलिए फिर बढ़िया। मुझे लगता है इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा या शायद नहीं होगा, यही लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए बढ़िया। चेक इफ द फॉलोइंग सर्किट सेटिस्फाइज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। चेक करना है कि ये फॉलोइंग सर्किट जो है ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ना। साक्षी ने लिखा कि सब कुछ ओके नहीं होगा तो नहीं होगा ना सर। हाँ, अगर सब कुछ ओके नहीं है, मान लीजिए डिपेंडेंट सोर्स दे दिया, या मान लीजिए आपको पूरा पैसिव नेटवर्क दिया और यहां डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया, तो कैसे सेटिस्फाई करेगा? तब तो नहीं कर सकता है ना, तब तो नहीं सेटिस्फाई करेगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम को। और या फिर कहीं पे आपको जहां रिस्पॉन्स पूछ रहा है उस जगह पे मान लीजिए सर्किट ही ब्रेक है, मतलब सर्किट यहाँ पे स्विच ओपन है, मान लीजिए डिस्कनेक्टेड है, कैसे रिस्पॉन्स आएगा? रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं उस जगह पे कभी। ये सब पता रहना चाहिए हमको, है ना। दुर्गानंद पहले 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 जाया करता था काफी टाइम से, 2020 से पहले की बात हो गई अब तो, है ना। अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, अभी पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो समर वाली फीलिंग है वो आ गई है पूरी एकदम, है ना। गर्मियां आ गई यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ये भी एक क्वेश्चन है, वैसे तो इस क्वेश्चन को देख के ही आप लोग का आंसर आ जाएगा। चेक इफ द फॉलोइंग सर्किट सेटिस्फाइज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हाँ भाई, तो ये सर्किट में क्या बुराई है? एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, एलिमेंट्स है, सब लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, और एक ही सोर्स से एक्साइटेशन दे रहे हैं, जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्यों नहीं करेगा, है ना। तारिक, राहुल बिल्कुल सही, करेक्ट है, एकदम राइट है। अभिषेक ने रेशियो कैलकुलेट किया पिछले वाले का, ठीक है। इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल करंट कितनी जाएगी देखिए, 6 पैरेलल टू 3 सीरीज विद 2, 6 पैरेलल टू 3 सीरीज विद 2, ऐसा करके हम R इक्विवेलेंट बताएंगे। फिर इस वोल्टेज का यूज करके करंट निकाल लेंगे, है ना। करंट I इज इक्वल टू 12 बाई जो भी R इक्विवेलेंट होगा वो, ठीक है। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना हो गया, 18 बाई 9, दैट इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 4, तो 12 बाई 4 कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर की टोटल करंट जा रही है यहां से, 2 हिस्से में बटने वाली है, और 2 हिस्से में बटने वाली हमको यहाँ की I डैश से मतलब है ना। कितने की करंट जा रही है, 3 एम्पियर की। तो अप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा आपको इसका रिजल्ट। रेशियो निकाल लेंगे। हाँ यार राहुल, टी शर्ट में आना पड़ गया इसीलिए, है ना, इसीलिए ये जो जैकेट है ये साइड में रखा हुआ है आज। चलिए, सो अनुपा ने लिखा कि रेशियो आ गया 9/2, दिनेश का आ गया 3 एम्पियर, ठीक है। राहुल 4, ठीक है ठीक है ठीक है। दिनेश 3 ओम के अक्रॉस 1 एम्पियर, बढ़िया, सेम रेशियो है ना अभिषेक, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग इसको जब सॉल्व भी करेंगे ना, प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं, सर्किट सॉल्व करने का प्रैक्टिस आपका बढ़ जाएगा। सेकंड केस में क्या करना होगा आपको, ये 12 वोल्ट को यहां लेके आना है, बस इसके नीचे रिस्पॉन्स इस तरफ देखना है। सेकंड केस में I डैश यहां पर देखेंगे आप लोग, 12 वोल्ट उधर लगेगा। फिर से वही सेम थिंग, 2 पैरेलल टू 6 सीरीज विद 3। इस बार R इक्विवेलेंट कैसा होगा, 2 पैरेलल टू 6 सीरीज विद 3 प्लस 3 होगा, 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 3 आखिरी में, फिर जाके वो हो जाएगा, है ना विवेक। ये लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद तो फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। रेशियो कितना आया अनुपम, 4 होगा, रेशियो 4। और अपोजिट साइड से भी सॉल्व करके देखा क्या आपने, अपोजिट साइड से भी 4 ही आ रहा है क्या, अपोजिट साइड से भी 4 ही आ रहा है ना, 4:1 वाला ही, तो फिर ठीक है। ऋतिक का भी आ गया 4:1, ठीक है।
अगर हाँ तो फिर डन। किसी को भी इसका सोल्यूशन अगर देखना होगा तो बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, सोल्यूशन बताइए। अगर ऐसा कोई केस है तो बताइए, और अगर बन रहा है तो फिर ठीक है, फिर आगे चलेंगे, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताइएगा, ठीक है। कल से करते हैं स्टार्ट? नहीं यार, आज शुरू कर देते हैं, फिर मंडे से कवर अप करेंगे ना मस्त। आज शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट चैप्टर का आइडिया तो लग जाए, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है उसके अंदर, किस किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्या क्या मेन चीजें रहेंगी, थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स भी देख लेंगे। एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देख करके ही बता सकते हैं दीप्ति, है ना, वेरी नाइस। ये एक्चुअल में वो बच्चों के लिए है खास तौर पे जो जिनको कि ये पूरा रूल पता है, जो पढ़े हुए हैं, जिनके पास स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, तो वो अपने स्टेटमेंट से इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब उनको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, उनको पता है ना कि अगर ये सर्किट सेटिस्फाई कर रहा है, इसके सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो अपने आप ही मतलब रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा ठीक है दिनेश, है ना, पीडीएफ एंड आंसर भी उसमें रहेगा कि हमें लिखना पड़ेगा? नहीं, ये पीडीएफ विद आंसर रहेगा, इसको मत लिखिए, इसको मत लिखिए। हाँ बिल्कुल राहुल, एग्जैक्टली आज श्री गणेशाय नमः करते हैं आज नए चैप्टर का, है ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए 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 बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। अभिषेक आपने क्वेश्चन भेजा हुआ है ना? हाँ मैं एक बार ओपन किया था, फिर मैं वापस से क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू में। एक बार अभिषेक ने कुछ क्वेश्चन भेजा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। ये तो वर्कबुक के क्वेश्चन है। नॉर्टन करंट ऑफ द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन एट द फिगर। ये क्वेश्चन ये सब तो बन जाएंगे वैसे, अगर ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को सॉल्व करने में डाउट आए ना तो अपना सोल्यूशन के साथ मुझे भेजिएगा। देखिए अभिषेक ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, इस सवाल में नॉर्टन्स करंट पूछना था, मतलब पूछा हुआ था, वर्कबुक का सवाल है ये। ट्वेल्व ओम्स, 40 ओम्स, 20 ओम्स, 180 वोल्ट, ऐसा। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा आई एन की वैल्यू। भाई आई एन कैसे निकलेगा? शॉर्ट सर्किट करंट है, डीएमआरसी का सवाल था। पीडीएफ आप लोगों का ऐप पर ही अपलोड होगा, है ना दुर्गानंद? पीडीएफ जो है ना वो ऐप पर ही अपलोड हो जाएगा, तो कोई ग्रुप वगैरह का चक्कर नहीं है कोई, क्योंकि कई बार बच्चे देर से ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो नहीं मिलता है पीडीएफ, है ना, तो इसलिए वो ऐप पर ही अपलोडेड होगा। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे, सब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको। अच्छा ऑप्शन दिखाऊं इसमें? दीप्ति का कितना राइट हुआ? 11 क्वेश्चन में से 10 राइट हुआ, तो अच्छा परफॉर्मेंस है फिर तो, बढ़िया। नहीं यार इसका ऑप्शन अभी मैं नहीं दिखाता हूं, इसको बस सॉल्व करिए आप लोग बिना ऑप्शन के। हाँ साक्षी यस, है ना, कल का एक दिन आप लोगों के पास फिर से रहेगा रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आप लोग को। जो चीज पढ़े हो उसको, जो स्कैटर्ड फॉर्म में पूरा पढ़ा हुआ चीज है उसको रिवाइज करके एक जगह कंपाइल करने का, है ना, तो आराम से कल आप लोग टाइम लीजिएगा, सेल्फ स्टडी में ज्यादा ध्यान दीजिएगा कल। जितेंद्र ने लिखा कि पिछले वाले सवाल में रेशियो 12 आता है ना, 12 आता है ना। सॉल्व नहीं किया जितेंद्र, मैंने सॉल्व नहीं किया, बट दोनों साइड में रेशियो दोनों केसेस के उस पर सेम आएगा। अच्छा ऐसा है क्या राहुल? ठीक है बढ़िया, फिर तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, सॉरी नॉर्टन्स करंट, नॉर्टन्स करंट फाइंड करना है। आईएन, आईएन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। यहां से यहां तक कर देते हैं शॉर्ट। आईएससी फाइंड करना है हमको फाइंड करना है आईएससी, ठीक है, आईएससी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो ये अगर मैश एनालिसिस करना है तो ऐसा कर सकते हैं आप, या फिर आप चाहें तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। 3 है 40 है, इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए, वोल्टेज सोर्स बना, दोनों वोल्टेज सोर्स का रिजल्टेंट निकाल लिए, दोनों रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट आया, फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए, पैरेलल सेक्शन आ गया, पूरी की पूरी करंट उधर ही जाएगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। अगर मैं उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करूँ, मान लीजिए अभी केवीएल से तो बहुत सारा सवाल बनाए, रहने देते हैं, केवीएल नहीं लगाते हैं इस पर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही बना के देखते हैं एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एसपीटी से भी बना सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, एसपीटी से भी बना सकते हो।
है ना दीप्ति? सर कल संडे है क्या? अभी आज तो फ्राइडे ही है, मुझे आज सैटरडे टाइप लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, बट बाद में याद आया कि कल सैटरडे है, तो कल क्लास रहेगी। मंडे जो है उसके बाद यानी कल तक जो पढ़ेंगे फिर उसको आप रिवाइज करिएगा परसों के दिन यानी संडे के दिन, और फिर मंडे, है ना? फीलिंग्स को आप समझिए। तो मैं मुझे याद नहीं था कि कल सैटरडे या फ्राइडे, इसलिए ऐसा हुआ, है ना? चलिए, तो अगर मान लीजिए कि इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तरीका बहुत सारा है, केसीएल से बना सकते हो, सुपर पोजिशन से बना सकते हो, कोई भी एक मेथड पकड़ के सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू I इंटू R, सो दिस इज 40 इंटू 3 दैट इज 120 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आई? V की वैल्यू आई। ठीक, नया सर्किट कैसा बनेगा? ऐसा 40 और इस तरफ है डायरेक्शन, तो यहां पर आ जाएगा वोल्टेज सोर्स कितने का? 120 का, प्लस माइनस साइन एज इट इज। ये कितना हो गया? 12 ISC ऐसा, और ये तो ठीक है, ठीक है 180 यहां पर 180 वोल्ट। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? 180 और 120, रिजल्टेंट कितना बचा? 60 वोल्ट। कितना रिजल्टेंट बचा यहां से? 60 वोल्ट ऊपर की तरफ, दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो। और रेजिस्टेंस कितने का है? 60 ओम्स का है। ठीक है, यहां 12 ओम्स का, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट सर्किट है ISC। देखते जाएगा ध्यान से एकदम। अब साफ दिखता है कि इसको जब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो कितने का करंट सोर्स बनेगा? 1 एम्पियर का। 60 यहां पे आ गया, 12 यहां पे आ गया, ISC यहां पे आ गया, 1 एम्पियर आया। कितनी ISC होगी? 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, सीधे सीधे। अभिषेक बताइए, ये वाला क्वेश्चन का क्लियर हुआ क्या? क्या क्या ऑप्शन था एक बार मैं देख लेता हूं। पहले ऑप्शन में लिखा था 1 एम्पियर, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ था 1 एम्पियर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ था -2। ये आपके वर्कबुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। ऑप्शन सी में लिखा हुआ था 2 एम्पियर और ऑप्शन डी में लिखा हुआ था 3 एम्पियर। ठीक है, DMRC 2015 का क्वेश्चन था ये। हाँ ये चीज तो है दीप्ति। 1 एम्पियर आ रहा है आपका भी? ठीक है, बढ़िया। अनुपा का कितना आ गया? 1 एम्पियर। विवेक का कितना आया? 1 एम्पियर। ठीक है, अभिषेक बताइए, अभी आपको डाउट ये वाला क्वेश्चन का क्लियर? मस्त बन जाएगा, ट्राई करिएगा, एकदम मस्त आराम से बन जाएगा। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आपको ये भी नहीं करना था, मतलब इतना भी करने की नीड नहीं है। देखिए 4 3 12, 120 आ गया यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, आपको दिखा 120 का वोल्टेज सोर्स है इस दिशा में। आप साइड में पेंसिल से चाहें तो ऐसा बना के देख सकते हैं कि अच्छा सर 120 वोल्ट आएगा और सीरीज में आ जाएगा 40 और 20 मिला के 60 हो गया। 180 और 120 को मिला के कितना बचा? 60, लेकिन इसकी दिशा में क्योंकि ये बड़ा है तो 60 वोल्ट 60 का रेजिस्टेंस, दोनों को सॉल्व किया तो 1 एम्पियर आया। कितना आया? 1 एम्पियर। अब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कुछ करंट डिवाइड नहीं होगा इनमें, पूरा 1 एम्पियर उधर ही से जाएगा, सॉल्व हो जाता है। ये सब जो मैंने अभी जो ये स्टेप बाय स्टेप ये सब करके दिखाया, करने की नीड ही नहीं है, सीधे आ जाएगा आपका, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आप लोग को, ट्राई करिएगा ना, ट्राई करिएगा। और सब सवाल है ना, इनको भी सब ट्राई करिएगा, बढ़िया से बनेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। करंट I डैश इन द सर्किट शोन बिलो, ऐसा कुछ है। अच्छा एक जो आपने भेजा है, अच्छा एक डाउनलोड नहीं हुआ, रुकिए। अच्छा एक क्वेश्चन जो है, अ वोल्ट मीटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई रीड्स 124 वोल्ट्स। अच्छा, when a series combination of voltmeter and unknown resistance X is connected across the supply, the meter reads 4 volts. If the resistance of the voltmeter is 50 kilo ohm, the value of X is, basically ये मेजरमेंट का सवाल है। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 भेजा हुआ है, ये सवाल ना मेजरमेंट में पढ़ते हैं आप लोग। चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ जाए क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट से स्टेटमेंट इसका मैं लिख देता हूं। Voltmeter when connected across a DC supply reads 124 volts. ठीक,
When a series combination of voltmeter and unknown resistance, series combination of voltmeter and unknown resistance, Rx बोल लेते हैं इसको, X is connected across a supply, the meter reads 4 volts. The meter reads 4 volts. ठीक है. If the resistance of a voltmeter is 50 किलो ओम, Rm की रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, Rm की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 किलो ओम्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ X. आप ये क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना, सर रेजिस्टेंस में यदि करंट फ्लो करते हैं तो उसका पोलैरिटी तो डिफरेंट लेते हैं. किसकी बात कर रहे हो इसमें? पिछले क्वेश्चन में, ये वाले में बोल रहा हूं. देखिए I इज इक्वल टू वी बाई आर ना, पोलैरिटी जैसा था उसके हिसाब से ऐसे ही बनेगा. करंट की डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, ऐसे ही जाएगा ना करंट, तो ये तो ऐसे ही आना है. हाँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर देता हूं जल्दी से. ये बेसिकली मेजरमेंट सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ते हैं. मेजरमेंट्स में जब आप रेंज एक्सटेंशन नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं, रेंज एक्सटेंशन में आप लोग पढ़ते हैं अबाउट शंट एंड अबाउट मल्टीप्लायर्स. शंट का यूज आप करते हैं एमीटर्स की रेंज एक्सटेंड करने के लिए, एमीटर्स रेंज एक्सटेंशन. और मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं आप वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए. ये बेसिक सर्किट होता है. तो जैसे आप एमीटर लगा हुआ है, अगर मान लीजिए आपके सर्किट में ना ऐसा एमीटर लगा हुआ है, तो इसकी रेंज बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक RSH यूज कर लेंगे, शंट रेजिस्टेंस. ठीक है. तो इसको बनाने का एक फंडामेंटल होता है बेसिकली. उस फंडामेंटल के हिसाब से हम मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस या मल्टीप्लाइंग जो कंपोनेंट होता है वो एक कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वैल्यू देखते हैं. बट मैं आपको इन जनरल ओम्स लॉ से भी अगर बताऊं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. क्या बात है राहुल, बहुत ही बढ़िया यार. राहुल ने लिखा कि सर रात में मैंने मैश एनालिसिस का क्वेश्चन को विदाउट एनी पेन और पेपर 8 मिनट में सॉल्व किया सर. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस. प्रैक्टिस करते जाइए आप लोग, ये बहुत अच्छा चीज है. और देखिएगा जैसे जैसे आप लोगों से क्वेश्चन बनते जाएगा ना, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे जाने लग जाएगा. चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अभी डील करने लायक क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि आप लोग मेजरमेंट में पढ़ ही रहे होंगे ऑलरेडी ये सब चीज़. तो एक अलग से कोई दूसरा कंसेप्ट में बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, बट ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं. तो देखिए मल्टीप्लायर हम यूज करते हैं, दिस इज द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस. आपको सवाल में इसी की वैल्यू पूछा हुआ है ना. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस मीटर की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है. दैट इज गिवन बाय Rm. इसकी वैल्यू 50 किलो ओम की है. ठीक है. आपको बोलता है कि इसको जब डीसी सप्लाई पे हम कनेक्ट करते हैं, हाँ एग्जैक्टली नयन, ये उसी टॉपिक का ही क्वेश्चन है, उसी टॉपिक का ही क्वेश्चन है ना. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज इतना, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इज वोल्ट मीटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई रीड्स 124 वोल्ट, है ना, 124 वोल्ट, 124 वोल्ट्स के अप्रॉक्स का है. इसका ये जो दिस इज ना Vm, ये जो 4 वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज नोन एज VFSD. ये एक्चुअल में ये होता है कि जब आप पूरा टेक्निकल टर्म पढ़ते हैं ना, तब ये सब चीजें समझ में आएंगी. मैं अभी लिख तो दूंगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, बट अगर आपने उसमें नहीं पढ़ा होगा तो ये डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा. हम पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा. फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज. तो बेसिकली थिंग ये है कि आपका वोल्ट मीटर इतना ही मेजर कर सकता है, इतना ही मैक्सिमम मेजर कर सकता है, 4 वोल्ट. हमको इससे मेजर करवाना है 124 वोल्ट, हमको इससे 124 वोल्ट मेजर करवाना है. ठीक है. एग्जैक्टली अभी मेजरमेंट आप लोग नहीं पढ़े ना, इसीलिए मैं ये चीज अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं. बट इसका एक छोटा सा तरीका होता है ना. एक तो शॉर्टकट तरीका होता है कि आप सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाइंग वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और उससे, लेकिन उसके लिए जब आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि मल्टीप्लाइंग वैल्यू कहां से आ रही है.
आप लोग चलिए अभी ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उसके हिसाब से एक चीज बता देता हूं, ओम्स लॉ के हिसाब से बता देता हूं, ताकि बीडब्ल्यू वायोलेट भी ना हो, ऐसा ना हो कि हम बीडब्ल्यू से जंप करके मेजरमेंट में जा रहे हैं, बट आपको ये क्वेश्चन का सिस्टम भी समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि जब आप मेजरमेंट पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा बेटर तरीके से आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे, है ना, तब, क्योंकि आप उसका डेरिवेशन पढ़ चुके होंगे। चलिए मैं इसको एकदम छोटे तरीके से आपको बताता हूं। 124 वोल्ट है, ये हम चाहते हैं कि ये मेजर कर ले, इन दो पॉइंट्स के बीच में डीसी सप्लाई 124 वोल्ट भेज रहे हैं। ये मेजर अभी कितना कर सकता है, केवल 4 वोल्ट, और इसकी खुद की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 50 किलो ओम की है। अब पूछता है कि बताओ मल्टीप्लायर कितने वैल्यू का लगाया जाए कि 124 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर सके मेजरमेंट के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा थिंग है, आप एक काम करिए, ये 124 वोल्ट में से 4 वोल्ट ले लेता है तो कितना नहीं ले पाता है, कितना वोल्ट एक्स्ट्रा है इसके लिए, 120 वोल्ट एक्स्ट्रा है, 120 वोल्ट इज एक्स्ट्रा, जो इसकी रेंज के बाहर है। तो हम चाहते हैं कि 120 वोल्ट ये रेजिस्टेंस डिसिपेट करवा ले, ये 120 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाए। तो हमको एक चीज पता चल गया कि आरएक्स रेजिस्टेंस को ऐसा डिजाइन करना है कि वीएक्स की वैल्यू कितनी हो, 120 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है इसकी VFSD जो है दैट इज 4 वोल्ट, ये तो केवल 4 ही वोल्ट मेजर कर पाएगा। इसकी मीटर रेजिस्टेंस कितनी है, 50 किलो ओम, ऐसा। और टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है यहाँ पर, 124 वोल्ट, लाइक दिस। अब पूछा बताओ आरएक्स कितना है, सिंपल सा थिंग है, देखिए वी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है इससे डिवाइड कर लीजिए आरएम को, ताकि आपके इस ब्रांच की करंट मिल जाए, आपको इस ब्रांच की करंट मिल जाएगी। सीरीज सर्किट होने की वजह से पूरे सेक्शन पे सेम करंट जाएगी, एकदम इजी सा थिंग है। देखिए आप बताएंगे कि करंट थ्रू मीटर इज 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻³ ओम्स। सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका IM का वैल्यू आएगा, जो IM होगा वही I टोटल भी होगा, मतलब वही सेम करंट यहां से जारी होगी। अब उस करंट और इस VX वोल्टेज का यूज करके आपका RX वैसे ही आ जाएगा। बढ़िया दिनेश, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, राइट आंसर, वेरी नाइस, है ना, वेरी करेक्ट, राइट आंसर है। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, मस्ट टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं राहुल, ऑफलाइन पढ़ते तो अलग मजा होता, ऑफलाइन पढ़ते तो मजा ही अलग होता, डिफरेंट ही होता फिर तो, बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करके आपको सॉल्व करना था, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, बन जाएगा आपसे इस टाइप का क्वेश्चन। जब मेजरमेंट पढ़ेंगे तो और इससे अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड आप लोग पढ़ेंगे। ये तो जस्ट मैंने ओम्स लॉ से बस बताया आपको। तो यहां तक डन, हटाएं, एक कोई क्वेश्चन और था क्या आपका, एक कोई क्वेश्चन और था क्या? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार अभिषेक, इसमें तो जस्ट करंट की वैल्यू पूछा है ना, आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, ये ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा आपसे। फिर भी ना बने ना तो मुझे सोल्यूशन भेज दीजिएगा फोटो खींच के, और हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में भी और आपके साथ भी, तो हो जाएगा। चलिए टॉपिक शुरू करें अब नेक्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन ये तो खैर मेजरमेंट में पूछेगा आपसे, बीडब्ल्यू में कभी नहीं पूछेगा, बट फिर भी सर एक बार जो कमेंट किया उसको देखिए। अच्छा एक बार फिर से भेजिएगा अभिषेक, वो ऊपर चला गया मे भी, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या, नया मॉड्यूल ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और एक टॉपिक पहला जो है स्टार्ट भी कर लेते हैं। नया मॉड्यूल हमारा शुरू हो रहा है, मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट्स। आरआरबी जेई, एसएससी जेई दोनों ही एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल आता है भाई, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल वगैरह में भी क्वेश्चन आता है। पिछले जितने भी मॉड्यूल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, उन सब मॉड्यूल के तुलना में इसका वेटेज कम रहता है, कंपैरेटिवली कम रहता है। सबसे पहला आपने बेसिक कंसेप्ट्स का पढ़ा, फिर डीसी नेटवर्क्स का पढ़ा, और अभी इसको पढ़ रहे हैं। ये पिछले दोनों के कंपैरिजन में इसका वेटेज कम रहता है। आगे भी जो दो पढ़ेंगे आप, एसी सर्किट्स और 3 फेज एसी सर्किट्स, उससे भी इसका वेटेज कम रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन आता है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर भी, है ना।
अच्छा बढ़िया नयन, वेरी नाइस। रेसिप्रोसिटी की दोनों प्रॉब्लम सेटिस्फाइंग हो गए विथ कैलकुलेशन। अच्छा आप कैलकुलेट कर रहे थे पैरेलली, मतलब बहुत अच्छा किए, बहुत सही किए। तो कैलकुलेशन पावर हमारा ऐसे ही स्ट्रांग होता है जब कैलकुलेट करते हैं तो, है ना, बढ़िया। राहुल ने लिखा कि हाँ सर फाइनली कंप्लीट हो गया सेकंड मॉड्यूल। ठीक है ठीक है। एक्चुअल में सेकंड मॉड्यूल में ना आप लोगों को दो चीज में और पढ़ाऊंगा, वो अभी रुका हुआ है, वो जानबूझ के मैं रोक के रखा हूं ताकि आपका मेन पहले ओवरऑल मॉड्यूल पहले खत्म हो जाए पूरा, फिर जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोग के लिए सोचा हूं वो अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब इसी कंटिन्यूएशन में क्या क्या रखा हुआ है ना, उसको कहीं पे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं क्या क्या चीजें बचा के रखा है मैंने। देखिए एक हमको पढ़ना है ग्राफ थ्योरी, आरआरबी के एग्जाम में नहीं आता इससे क्वेश्चन, एसएससी के भी एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत कम, लेकिन आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। आरआरबी में तो नहीं आएगा, लेकिन एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, और प्लस एई वगैरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये पढ़ना है एक। दूसरा हमको पढ़ना है टू पोर्ट, ठीक है, और थर्ड हमको करना है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और स्टेडी स्टेट का ट्रांजिएंट एनालिसिस, ऑफ स्टेडी स्टेट, ऐसा। ये पॉइंट हमको इस सेकंड मॉड्यूल के अंदर और करना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये मैं अलग से करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। नहीं नहीं मेजरमेंट मैं नहीं डील करूंगा डियर, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था अभी ये वाला पॉइंट, इसीलिए मैं वो वाला पॉइंट अभी नहीं डेरिवेशन वगैरह करा रहा था, है ना। ग्राफ एंड टू पोर्ट नेटवर्क, यस दीप्ति बिल्कुल सही। क्यूब वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम, हाँ नयन बनाए थे ना क्यूब वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, याद है उसको कैसे सॉल्व किए थे हम लोग, तो वो हो चुका है ना। हाँ एग्जैक्टली राहुल, थर्ड मॉड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के भी सिलेबस में राहुल ने भी लिखा हुआ है ना, राहुल मौर्य ने, बढ़िया। मजा आया सेकंड मॉड्यूल में, नाइस नाइस। अरे अभी सब में मजा आएगा, एसी सर्किट्स पढ़ने में डबल मजा आएगा। अभी इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा, इसमें थ्योरेटिकल और कंसेप्ट वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, उतना प्रैक्टिस करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, सीधे लास्ट में ही आपको एमसीक्यू बनाने का मौका मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। फिर एसी में फिर से शुरू हो जाएगा वैसे ही। चलिए तो ये पार्ट भी हम लोग करेंगे, ये हमको करना ही है, इनफैक्ट करेंगे क्या, ये करना ही है पहले, लेकिन पूरा ऑल मॉड्यूल्स कंप्लीट होने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या क्या पढ़ना था हमको, देखिए इसका शुरुआत होगा फ्रॉम इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट इसके टर्म्स यूज्ड पढ़ेंगे, है ना, कि क्या क्या टर्म्स यूज्ड होते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी से बनता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक लीकेज, फ्लक्स, इसके बारे में। फिर पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। फिर नेक्स्ट इस पे हमको पढ़ना है बीएच कर्व एंड रिलेशन ऑफ बी एंड एच। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ये वो सब टॉपिक है जिससे आता ही आता है क्वेश्चन, ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं ना, एकदम फिक्स्ड सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं पूरे, इससे आना ही आना है सवाल। थैंक यू अभिषेक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते हो इसलिए मजा आता है यार। फिर कोई भी टीचर पढ़ाए, मैं रहूं चाहे कोई भी रहे, मजा डबल रहेगा, है ना, वो चीज तो है ही है। इतने ध्यान से इतने अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे तो फिर पढ़ाने वाले को भी डबल मजा आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर तो मशीन में पढ़ेंगे अभिषेक, ट्रांसफॉर्मर तो मशीन में पढ़ेंगे आप लोग। हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, हाँ यहीं पे नहीं रुकता है कहानी, अभी इसके आगे भी कुछ कहानी है। मतलब इसके आगे हमको पढ़ना है कि सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसके बाद फिर क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है अबाउट
डॉट कन्वेंशन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। डॉट कन्वेंशन, इन दोनों का तो डेरिवेशन जो है वो पूछेगा। म्यूचुअल का कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्वेश्चन आता है, यस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना। और इसके बाद फिर सीधे हम मैग्नेटिक सर्किट न्यूमेरिकल्स। अच्छा, यहां पे जो क्वेश्चन बनाएंगे दोनों टाइप के रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे और कन्वेंशनल भी रहेंगे, क्योंकि एसएससी जेईई के पेपर 2 में इससे आता है क्वेश्चन। मैग्नेटिक सर्किट्स का सवाल आता है, रिंग टाइप मैग्नेटिक सर्किट्स या स्क्वायर मैग्नेटिक सर्किट्स या रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक सर्किट्स, इनके बारे में सवाल आता है। तो इसका कन्वेंशनल पार्ट भी हमको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे पिछले चैप्टर में बहुत ज्यादा कन्वेंशनल नहीं बनाए, किए उसका भी कन्वेंशनल, बट एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस किए। यहाँ पे एमसीक्यू पे भी फोकस करना है। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज बहुत पूछता है, कन्वेंशनल भी पूछता है। कन्वेंशनल में भी मान के चलिए 15-20 नंबर का क्वेश्चन आपका पॉसिबल हो सकता है वहां पर, है ना। हाँ एग्जैक्टली तारिक, ग्राफ में हम लोग ना कि ट्री वगैरह सब कुछ, ट्री भी सब पढ़ना है, ट्री, को ट्री, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री ट्री या को ट्री किसको बोलते हैं, ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ क्या होता है, स्पैनिंग सब ग्राफ किसको बोलते हैं, है ना, कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं। ऐसा बीच में एक आध सेशन में रख लूंगा, एक आध, जब ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर लगेगा तो फिर उस एक आध सेशन रखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच दुर्गानंद। ठीक है राहुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में मैं दोनों राहुल से एक साथ बात कर रहा हूँ, है ना, तो दोनों के कमेंट मिक्सअप ना हो जाए। चलिए, तो ये पूरा कुछ हमको पढ़ना है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अब अभी शुरुआत से हम लोग मार्क कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, इस पूरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई। इंपॉर्टेंट सभी है सर, ये पूरा ही सिलेक्टेड है, तो इंपॉर्टेंट तो सब है, छोड़ के कुछ नहीं जाना एग्जाम में। क्वेश्चन तो सबसे बनता है, छोटे छोटे एक एक मार्क के क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से बनते हैं, और ये तो भाई साहब इसको छोड़ना ही नहीं है, ये तो बड़ा ही जरूरी है। टर्म्स यूज्ड मोस्ट आईएमपी है, छोटे छोटे टर्म से शॉर्ट नोट जैसा लिखना होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन खूब सारा पूछता है। फिर अगला बीएच कर्व, इंपॉर्टेंट है भाई, बीएच कर्व के ऊपर बहुत सारा चीज पूछेगा। सैचुरेशन, अच्छा इसके अंदर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी कंडीशन, फिर सबके म्यू आर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ पढ़ना होगा हमको। फिर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट्स, इसका क्वेश्चन तो मशीन में भी पूछेगा आपसे, यहां भी पूछेगा, दोनों के फॉर्म में पूछ सकता है ना, तो मशीन में भी आपको पढ़ना ही होता है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसका जो फॉर्मूला बनता है के का, उस बेसिस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आता है एम के फॉर्म में, इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। डॉट कन्वेंशन का सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आता है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है। मतलब सीधे सर्किट दे देगा अलॉन्ग विद द डॉट कन्वेंशन, और आपको पूछेगा फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, फाइंड द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, ऐसा पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है। और फिर बचा न्यूमेरिकल पार्ट, फिर इसमें एमसीक्यू और कन्वेंशनल तो देखना ही देखना हमको, ठीक है ना राहुल। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मस्त एकदम आराम से समझेंगे, एकदम बढ़िया से समझेंगे, इसको ग्रेजुअली आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, सब चीज अच्छे से पढ़ना है हमको ना, एकदम हड़बड़ी करके छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक, तो पढ़ना पूरा है इसमें। आज शुरुआत करेंगे हम लोग इंट्रो से, टर्म्स यूज्ड पे पहुंच जाएंगे, आधे घंटे बचे हुए, चलो पढ़ते हैं। कल यानी सैटरडे टर्म्स यूज्ड खत्म हो चुका रहेगा, बीएच कर्व खत्म हो चुका रहेगा, प्लान ऐसा रखते हैं, फिर देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक सर्किट्स, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। क्या होता है भाई मैग्नेटिक सर्किट्स, समझते हैं। यहां पे थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है ना। ऋतिक सर वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में मिल सकता है क्या? वर्कबुक यार वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं है डियर, वर्कबुक तो पीडीएफ फॉर्म में ही रहेगी। प्रिंट ले सकते हैं भले, आप उसका डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हैं अभिषेक, अरे मजा आएगा, बिल्कुल आसान है, एकदम मस्त है, पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे हम लोग। मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है, चलिए इसको इन जनरल अगर समझा जाए, नॉर्मली अगर हम समझे कि मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीसी नेटवर्क्स या डीसी सर्किट्स। तो डीसी सर्किट अगर मैं बोलूं तो मतलब सर्किट होता क्या है, इट इज अ पाथ थ्रू विच अ क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्ड। एक कोई ऐसा पाथ, एक क्लोज्ड पाथ, खास तौर पे जैसे ये क्लोज्ड पाथ है, दिस इज अ सर्किट।
अब ये ओपन सर्किट हो गया, नाउ दिस इज ओपन, अब इसमें से कोई क्वांटिटी नहीं जा सकती पूरी तरह से, है ना, अब कोई क्वांटिटी इसके थ्रू नहीं जा सकती। अब जैसे रेस होता है, कार का रेस होता है, सपोज कर लीजिए, है ना, ग्रांड प्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मैं शुरुआत में ग्रैंड प्रिक्स बोला करता था, बाद में मुझे पता चला कि ग्रैंड प्रिक्स नहीं बोलते हैं, है ना, एक्स को प्रोनाउंस नहीं करते हैं उसमें, ठीक। सो जैसे कार का रेस होता है, बाइक का रेस होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक सर्किट पूरा हो गया इस रेस का, एक सर्किट या एक लैप जो पूरा हो गया, जो हम बोल रहे हैं, दैट रिफर्स टू कि वो क्वांटिटी जहां से शुरू हुई थी वो वापस उस जगह पे पहुंच गई है, तो बोलते हैं एक सर्किट कंप्लीट किया उसने, अपना जो कोर्स था, अपना जो पूरा सेक्शन था, उसको उसने कंप्लीट किया एक टाइम, फिर और मल्टीपल टाइम्स वो पूरा करता है उसको। तो सर्किट बोलने का मतलब है कोई भी ऐसा क्लोज्ड हिस्सा जिसके थ्रू एक क्वांटिटी ट्रेवल कराई जा सकती है, एक क्वांटिटी भेजेंगे अगर हम लोग, तो वापस लौट के उस जगह पे पहुंच जाएगी, दैट इज अ सर्किट। अब बात है इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं, यहां पर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट होता तो वहां एक ही क्वांटिटी थी जो ट्रेवल कर रही थी, दैट इज करंट, और एक्चुअल में करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बात ये थी कि वहां पे चार्जेस जो थे वो एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक आ रहे थे। हम लोगों ने एक ईएमएफ क्रिएट किया, ईएमएफ होने की वजह से क्या हुआ कि एक जगह हाई पोटेंशियल बना, दूसरी जगह कम पोटेंशियल क्रिएट किया, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में चार्जेस बहना शुरू हो गए। वही चार्जेस जब मोशन में आए तो क्या कहलाए, करंट कहलाए। तो हमको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ के थ्रू फ्लो होता है उस पाथ को हम सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा कोई पाथ जिसके थ्रू करंट भेजेंगे तो वो वापस जहां से शुरू हुआ वहां तक पहुंच जाएगा, दैट इज अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट की। यहां हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होगा, इट इज अ क्लोज्ड पाथ formed by it is a closed path formed by the magnetic material through which the magnetic flux can be transferred, एग्जैक्टली राहुल, बिल्कुल सही है ना। बस इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है, अच्छा, कभी हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि फ्लक्स फ्लो हो रही है, फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है क्यों बोलते हैं, कोई आइडिया, सोच के देखिएगा एक बार, बड़ा अजीब लगेगा सुनने में। बुक्स में भी आप पढ़ेंगे या किसी से सुनेंगे तो कोई भी फैकल्टी आपके, चाहे कॉलेज के हो, स्कूल के हो, या यहाँ पे आपको बोलेंगे कि फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्मली कोई ये नहीं बोलता कि फ्लक्स फ्लो हो रही है, लेकिन करंट के लिए हम लोग फ्लो वर्ड यूज करते हैं कि भाई सर करंट फ्लो हो रही है यहाँ से। फ्लक्स को फ्लो कर रहा है ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है ऐसा क्यों बोलते हैं, कारण क्या है ना, एक बार सोचिएगा जरूर इसके बारे में, क्योंकि एक्चुअल में इसके पीछे मीनिंग है, इसके पीछे एक्चुअल में एक कारण है, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम समझते जाएंगे फ्लक्स वगैरह का नेचर, तो कुछ चीजें और क्लियर होंगी। तो लिखा हुआ है क्लोज्ड पाथ फॉर्म्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक सर्किट, है ना। हाँ राहुल, बिल्कुल, मैं इसके स्टेटमेंट्स को हिंदी में भी बता दूंगा आपको, है ना। तो हिंदी में हमको क्या बता रहे हैं कि एक ऐसा बंद पाथ, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जो कि किससे बना हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल से, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, चुंबकीय मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल या चुंबकीय जो मटेरियल है, जैसे कि आयरन हो गया, है ना, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक उससे अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। अब मैं कॉपर को अगर लेके आ जाऊंगा तो कॉपर किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट या रिपल्शन का कोई सिस्टम ऐसा है, तो वो भी मेटल, बट मैग्नेटिक के कैटेगरी में नहीं। एल्यूमिनियम को ले आऊंगा, नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली नयन, वेरी गुड वेरी गुड। सो विच द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी ट्रांसफर्ड, तो एक ऐसा क्लोज्ड हिस्सा जिसके थ्रू, जो किससे बना हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को हम भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इस पाथ को हम बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट, या इस टाइप की सर्किट को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते होंगे,
So the magnetic materials can be of following types मेजरली, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इनको तीन कैटेगरी में, मेजरली तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? इसके बारे में स्कूल से आप पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बेसिक थोड़ा थोड़ा जितना काम की चीज है उसके बारे में जान लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड इज डायामैग्नेटिक, और थर्ड क्या है? थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। तो ऐसे तीन कैटेगरी में मैग्नेटिक मटेरियल्स को बांटा जा सकता है मेजरली। एंटी फेरो भी होता है, उसके बाद एंटी फेरो भी होता है। हाँ जी, तो फ्लक्स का क्या रीजन बताया आप लोगों ने, चलिए देखे जरा। सर वो एयर मीडियम से जाता है, करंट की पाथ रियली प्रेजेंट होती है। बिल्कुल बढ़िया नयन, राइट। राहुल ने लिखा कि फ्लक्स कांस्टेंट होता है सर्किट में, इसलिए ट्रांसफर बोलते हैं शायद, बढ़िया। और राहुल ने लिखा कि पैरा, डाया एंड फेरो, हाँ बिल्कुल सही। राहुल और जितेंद्र बिल्कुल सही, दोनों का आंसर करेक्ट। तो मेजरली हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को इन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। क्या क्या मेजर डिफरेंस होता है? देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिंगली एक्ट करते हैं। अपोजिंगली कैसे एक्ट करेंगे समझना होगा इसके बारे में, ठीक है। पैरा, डाया एंड फेरो, शॉर्ट शॉर्ट में इसके बारे में लिखेंगे, सिर्फ इतना जितना खुद को समझ में आ सके बस, है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे अच्छा होता है, अभिषेक ने लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप ही लोगों से पूछने वाला हूं आखिरी में। देखिए, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल दे आर repelled when brought in magnetic field, ऐसा बोल सकते हैं क्या इसके लिए? डायामैग्नेटिक मटेरियल weakly magnetized when brought in magnetic field, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स they are strongly magnetized in magnetic field ठीक है। स्लाइड नीचे कर दो। हाँ, इनके बारे में पहली बेसिक टेंडेंसी तो यहीं से शुरुआत होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल्ड, मैग्नेटिक फील्ड में आप लेके जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, मतलब इनके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई चक्कर ही नहीं है, अपोजिंगली मैग्नेटाइज होंगे, इनको कोई मतलब नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, इनका कोई वास्ता नहीं है। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज तो होंगे लेकिन बहुत कम, बहुत कमजोर मैग्नेटाइजेशन। ये पूरा मैग्नेटाइजेशन या नॉन मैग्नेटाइजेशन का चक्कर इनके मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट का है। इनके मॉलिक्यूल्स कितना स्ट्रांगली अलाइन होते हैं उसी हिसाब से इनका मैग्नेटाइज होना या कम मैग्नेटाइज होना या नहीं मैग्नेटाइज होना डिसाइड होता है, ठीक। तो इनके अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही ये पूरी चीज डिसाइड करता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में लाए जाने पर अपोजिंगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना नहीं है। डायामैग्नेटिक मटेरियल अलाइन तो होते हैं लेकिन उतना प्रॉपरली नहीं, थोड़ा सा कम अलाइनमेंट होता है इनका, उतना अच्छा अलाइनमेंट होता नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं बनती इनके अंदर। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है
ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के करीब आप इसको लेके जाते हैं, इनके सब मॉलिक्यूल्स ऐसे उस दिशा में एकदम अलाइन हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में पूरे इनके मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे इनको जब भी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है। तो सबसे स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन इन्हीं का होता है ना। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है सर, अभिषेक ने पूछा हुआ है। मैग्नेटाइज का मतलब जो चुंबकीय इफेक्ट जो होता है ना, वो इनके अंदर सबसे पहले हमको फील होगा, चुंबक की तरह ये बिहेव करने लगेंगे, मैग्नेटाइज होने लगेंगे, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो अब हाँ, अब बारी है इसके एग्जाम्पल की। सोच के बताना है आपको कि पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसके बारे में कुछ चीजें और है जो हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ने के बाद वापस से फिर डिस्कस करेंगे, जैसे कि म्यू आर क्या होता है ना, जो काई की वैल्यू होती है वो इसमें क्या क्या होती है। लेकिन चूंकि अभी आप लोगों ने म्यू आर पढ़ा नहीं है कि क्या होता है, काई क्या होता है, जो ससेप्टेंस या ससेप्टिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके एस्पेक्ट में इन तीनों में क्या अंतर आता है, ये सब एस्पेक्ट भी हमको चेक करना है। तो चूंकि अभी इनके बारे में पढ़े ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ इस पॉइंट को। जब उसको टर्म्स यूज में पढ़ लेंगे तो फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक। फिलहाल के लिए अभी इसका एग्जाम्पल बस लिखते हैं। फिलहाल के लिए अभी जस्ट इसका एग्जाम्पल बताइएगा तीनों का। तो पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल जल्दी से सोच के बताइए। मेटल होना जरूरी नहीं है, नॉन मेटल भी हो सकता है। फेरो का राहुल ने बताया आयरन का कोर, ठीक। फेरो का एग्जाम्पल तो एकदम तुरंत बताया आप लोगों ने, है ना, आयरन कोर, ठीक है राहुल, बढ़िया। और देखें, मनीष ने लिखा कि एल्यूमिनियम एंड प्लैटिनम, किसका, पैरा बता रहे हैं कि डाया बता रहे हैं, बताइएगा मुझे। अनुपा ने लिखा कि पैरा का एग्जाम्पल प्लैटिनम, ठीक है। निकल, डायामैग्नेटिक, पैरा का मनीष, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। एल्यूमिनियम प्लैटिनम, राइट है, एकदम करेक्ट है। फिर डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल जरा सोच के बताइए, वीकली मैग्नेटाइज होने वाले मटेरियल। दिनेश बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। विवेक बिल्कुल सही, विवेक और दिनेश ने सेम एग्जाम्पल दिया है, वुड का, है ना। नेक्स्ट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या लगता है। दिनेश ने लिखा एयर, गुड, वेरी नाइस। एयर का सभी लोग सोच के बताएगा किस कैटेगरी में आएगा एयर। अनुपा ने लिखा फेरो का, ठीक है, एफई और कोबाल्ट, ठीक है। निकल, बढ़िया, बिल्कुल सही, एटसेट्रा, राइट है अनुपा, बिल्कुल करेक्ट है। मनीष, कॉपर सिल्वर गोल्ड डायामैग्नेटिज्म, बिल्कुल सही है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। एयर किसके एग्जाम्पल में आती है, अभिषेक? फर्स्ट वाले में होगा वो, उसमें पैरामैग्नेटिक में होगा। टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। डाया में एयर, दुर्गानंद ने लिखा हुआ है ना। चलिए, एयर के बारे में कुछ कुछ बातें अभी जब टर्म्स यूज पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एयर किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। वैसे इस कैटेगरी में रखना सही होगा एयर को, ठीक है, करेक्ट है, बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसको आप लोग सभी लोग लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट टर्म्स यूज शुरू करते हैं, तुरंत ही टर्म्स यूज शुरू कर देंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल को इतनी कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कभी भी परमानेंट मैग्नेट अगर हमको डिजाइन करना है तो हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, सोचिएगा। ये एसएससी का क्वेश्चन है इसलिए वैसा पूछ रहा हूं। दो क्वेश्चन एसएससी में बड़ा कॉमनली पूछा हुआ है। एक डीसी मोटर है, उसका स्टेटर अगर हमको डिजाइन करना है तो स्टेटर बनाने के लिए हम इसमें से किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पहला क्वेश्चन। एक डीसी मोटर अगर हमको डिजाइन करना है, डीसी मोटर हम बना रहे हैं, उसका स्टेटर कोर अगर हमको बनाना है तो स्टेटर कोर जो होगा वो इसमें से किस टाइप के मटेरियल का प्रिफर किया जाएगा। दिनेश का आंसर आ चुका है, बढ़िया। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से आंसर करिएगा। डीसी मोटर स्टेटर कोर बनाना है,
ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दुर्गानंद का भी आंसर करेक्ट है। दिनेश, अभिषेक, राहुल, बिल्कुल सही आंसर है। फेरोमैग्नेटिक इज राइट। मनीष, वेरी गुड, फेरोमैग्नेटिक। दूसरा सवाल आया हुआ था ट्रांसफार्मर का कोर के लिए, ट्रांसफार्मर का कोर डिजाइन करना है, कौन सा मटेरियल? भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्रेफर्ड, एकदम सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन आया हुआ था कि एयर जो है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? एयर जो है इट इज व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। पहला ऑप्शन था पैरामैग्नेटिक, दूसरा था फेरोमैग्नेटिक, तीसरा था डायामैग्नेटिक। ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यू जस्ट ओरली डिस्कस कर रहे हैं। किसी दिन जब थोड़ा अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू सेशन एक रखेंगे। एमसीक्यू सेशन में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रखेंगे, एक आध घंटे पूरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो उसमें आप देखिएगा इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक सवाल आया हुआ था, एसएससी के भी एग्जाम में आया हुआ था कि एयर को किस कैटेगरी में रखा जाए। एयर भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, हाँ, और किस कैटेगरी में रखा जाएगा इसको? मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाया कि फेरो? ये भी एक सवाल था। ठीक है जितेंद्र, वेरी गुड, एकदम राइट, करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है जितेंद्र, एकदम सही है। ट्रांसफॉर्म में फेरो ही होगा, है ना। अभिषेक बिल्कुल सही है, राइट है। डायमैग्नेटिक, दुर्गानंद का भी आंसर एकदम सही है। विवेक, नहीं नहीं, एयर फेरो नहीं, फेरो नहीं, फेरोमैग्नेटिक नहीं। एयर की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है ना वो बहुत ही पुअर रहती है, हालांकि कंडक्ट करता है वो, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो कंडक्टिंग शो करता है। डाया जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, डाया में आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही वीक मैग्नेटाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। कुछ कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस भी होती है, एयर, वैक्यूम, इन सब के हिसाब से इनको किस कैटेगरी में रखना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स यूज्ड। टर्म्स यूज्ड, क्या क्या टर्म्स होते हैं भाई मैग्नेटिक सिस्टम में, मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या क्या आगे चल के हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, उसको शुरुआत से देखते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो होगा दैट विल बी फ्लक्स। सबसे पहला जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? इट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, it is the magnetic line of forces originated from the unit north pole of a magnet. ठीक है, then it is denoted by, थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट इसमें ज्यादा रहेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखेंगे मस्त। ठीक है ठीक है विवेक, राइट है राइट है। अच्छा आपका कमेंट आखिरी में शो हो रहा है, हाँ अभी जस्ट तो मुझे दिखा आपका कमेंट, डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एयर, है ना जितेंद्र। क्यूरी लॉ के बारे में बात करेंगे, क्यूरी लॉ के बारे में भी ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का भी क्या इफेक्ट होता है और क्यूरी के लॉ के हिसाब से हम कैसे पैरा टू डाया या डाया टू फेरो जो है उसका चेंज देखते हैं, है ना। इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जब टर्म्स अच्छे से पहले समझ लें हम लोग, फैमिलियर हो जाएं सारे टर्म्स से, फिर इस पे बात करेंगे तो मजा आएगा। क्योंकि जब तक हम लोग म्यू के बारे में नहीं पढ़ते हैं ना, परमिएबिलिटी के बारे में, तब तक परमिएबिलिटी और काई के बारे में, है ना, ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटिक, ये दो चीज जब पढ़ लेंगे तब थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छे से आएगी। तो चलिए पहले बेसिक टर्म्स क्लियर करते हैं, फिर वापस से पैरा, फेरो और डाया इसमें भी आएंगे, क्योंकि एसएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है ये मैग्नेटिक्स में। सो इट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को? फाई से डिनोट करते हैं सर, फाई, एंड इट्स यूनिट इज वेबर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर्स में बताई जाती है। ठीक है, एक चीज है कि यहां पर 1 वेबर मींस 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आप लोग उसको लिखते भी जाइएगा और उसके बाद मैं आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा।
है ना, पहले लिखेंगे फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या चीज हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वेबर, बिल्कुल सही, ऐसा यूनिट वेबर है, बिल्कुल सही है, राइट है। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राहुल बिल्कुल सही, करेक्ट। तो देखिए बात ये हो रही है कि यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए कि एक हमारे पास ऐसा मैग्नेट है, मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, किधर से किस तरफ? भाई सर नॉर्थ से निकल के साउथ के डायरेक्शन में जाती हैं ये लाइन ऑफ फोर्सेस, ऐसे, लाइक दिस, ऐसा। तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ, ऐसे ही लिखते हैं हम इसके बारे में, ठीक है, ऐसा कुछ शो करते हैं इसको। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी ओरिजिनेट हो रही हैं नॉर्थ डायरेक्शन से, उसी को हम फ्लक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे कि फ्लक्स को किससे डिनोट किया, फाई से, और यूनिट क्या है इसकी, वेबर्स। तो हम बोलेंगे 1 वेबर का फ्लक्स क्रिएट हुआ है अगर हम वहां पे 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस को मिला करके बनता है 1 वेबर का फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बोलते हैं कि करंट ट्रेवल कर रही है उस सर्किट में, या करंट फ्लो कर रही है उस सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट के केस में हम बोलते हैं कि फ्लक्स जो है यही बस एक ऐसी क्वांटिटी है जो ट्रेवल करती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करती है। एक्चुअल में फ्लक्स जो है ना वो किसी मैकेनिज्म में अंदर ऐसा फ्लो करे, ऐसा कोई चांस इसका नहीं रहता है, कोई फ्लो करने वाला या कोई ऐसा मॉलिक्यूलर चांस या मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो होता ही नहीं है वहां पे अवेलेबल। कोई इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स का ऐसा फ्लो जो है वो हमको नहीं मिलता है। फ्लक्स जो है वो बेसिकली ऐसा वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है पूरे सिस्टम में, तो इसी वजह से हम उसको ट्रांसफर बोलते हैं, ना कि फ्लो बोलते हैं। फ्लो जो है वो टेक्निकली एक्चुअल में कोई चीज अगर फ्लो हो रही है, जैसे कि करंट के केस में होता है कि चार्जेस जो है वो फ्लो हो रही होती है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्सेस जो होती हैं वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती हैं, तो इसलिए इनका ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। यस विवेक, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना, यस। हाँ राहुल, यस, ईएमएफटी का भी रहेगा ना, ईएमएफटी का पार्ट भी रहेगा आप लोग का, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में आप लोग का ईएमएफटी भी रहता है ना। तब वो 1 वेबर का होगा अभिषेक, वेरी गुड, 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल सही। तो ये दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, टर्म नंबर 2। सेकेंड जो टर्म है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सेकेंड जो पॉइंट है दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है भाई? अच्छा, इन सभी का एनालॉगस क्वांटिटी भी साथ साथ देखते चलना है हमको, है ना। जैसे कि बिल्कुल सही जितेन, बिल्कुल राइट है। 1 वेबर का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में जो हम देख रहे हैं ना वो है कि 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल सही है, 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस इन अ सेकंड। नहीं राहुल, सेपरेटली डील होगा, ईएमएफ टी जो होगा वो अलग रहेगा, है ना, राइट है, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं। सो इनका एनालॉगस क्वांटिटी पढ़ते जाइएगा साथ ही साथ, जैसे कि किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी एनालॉगस है ये लोग। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिकल में किसके एनालॉगस है, करंट के। इलेक्ट्रिकल में किसके एनालॉगस है, इट इज एनालॉगस टू करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा। फ्लक्स का करंट, बिल्कुल सही, एनालॉगस के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है ना प्रीवियस एग्जाम्स में कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट डेंसिटी है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। फॉर्मूला लिख के दे देगा आपको, सीधे फॉर्मूले से पहचानना पड़ेगा। तो ये पूछता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स transferred per unit area of a conductor
एक सोर्स से जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B. इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B एंड इट्स यूनिट इज यूनिट आपको बताना है. इसका यूनिट आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है. इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं. इट्स फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया. B इज गिवन एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया. किसके एनालॉगस है सर? ये करंट डेंसिटी के एनालॉगस है, J से जिसको डिनोट करते थे, है ना, J से जिसको डिनोट करते थे, ठीक है. बिल्कुल राइट है. अभिषेक, B इज इक्वल टू 5/A. बिल्कुल सही. ऋतिक, वेबर पर स्क्वायर मीटर, राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के इक्विवेलेंट है, पुतुल ने लिखा हुआ है. बिल्कुल सही है, राइट है. वेबर पर स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है. दीप्ति ने लिखा कि वेबर पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला. वेरी गुड. इट्स यूनिट इज वेबर पर स्क्वायर मीटर. ये तो इसी से देख के आप बता सकते हैं सबसे पहले तो, वेबर पर स्क्वायर मीटर इस फॉर्म में, या फिर इसी की यूनिट हम लिखते हैं टेस्ला. कई बार क्वेश्चन में टेस्ला के फॉर्म में आपको यूनिट दिया रहेगा, और तो हमको पहचानना रहेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट आपको बताया हुआ है, ठीक है. किसके एनालॉगस होती है ये? इट इज एनालॉगस टू करंट डेंसिटी. इट इज एनालॉगस टू करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? इसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग J से. करंट डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट किससे करते थे? J से. I/A, करंट पर यूनिट एरिया के फॉर्म में, ठीक है. बिल्कुल सही, करेक्ट. पुतुल, ऋतिक, रिंकू, स्मृति एकदम सही, राइट है. विनय, दीप्ति, बढ़िया, ठीक है, करेक्ट है. तो इट इज एनालॉगस टू करंट डेंसिटी. यहां तक का पॉइंट क्लियर? तो ऐसे ही और बाकी जितने भी पॉइंट्स है टर्म्स यूज्ड के, एक एक करके अभी हम पढ़ते जाएंगे. आज तो खैर जस्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने, ग्रेजुअली और बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है उसको भी हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे अभी, ठीक है. यहां तक का पॉइंट क्लियर ना? यहां तक का पॉइंट क्लियर सभी को? तो आज की क्लास यहीं पर एंड अप करेंगे हम लोग. अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू होने को है. कल की क्लास में फिर डिटेल्ड में पूरा मैग्नेटिक सर्किट्स ही पढ़ने वाले हैं. कल की क्लास में ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और आज तो जस्ट बेसिक था, आज तो जस्ट शुरुआत किए थे हम लोग, है ना. अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा हुआ है, कल और बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसको लिखेंगे, ठीक. तो मैग्नेटिक्स में भी मजा आएगा, और छोटा सा चैप्टर है ये, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है. बाद में आखिरी के जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है ना, जहां पे डॉट कन्वेंशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और डबल मजा आएगा आपको. चलिए, ठीक है. तो आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स. तारिक, अनुपा, दीप्ति, है ना, और आप सभी स्टूडेंट को. और राहुल, मम्मी की तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, आप उनका केयर कीजिए, बढ़िया से अच्छे से ध्यान दीजिए उनकी तबीयत का, ठीक है. कल के सेशन पे मस्ट टाइप से फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है. आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए. मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच.